हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का हमारा 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का। एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर बीपीएससी ट्री 4 के लिए पढ़ रहे हो या फिर जेटेट यूटेट किसी के लिए पढ़ रहे हो तो ये आएंगे सीटेट, मतलब इससे एनसीईआरटी से क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं। हमारा ये 4था चैप्टर है मानचित्र। हम 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री में 2। आज हम हिस्ट्री की तीसरी चैप्टर भी देखेंगे क्लास 6 की। तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके। देखो, हम 3rd चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी। देखो, हम पूरी पृथ्वी को पढ़ना चाहेंगे तो हम घूम के थोड़ी ना पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए हम ग्लोब ही का यूज़ करते हैं ना, तो ग्लोब होना चाहिए। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। देखो, जैसे हम सिर्फ अपने इंडिया की बात करते हैं, या फिर छोड़ो, ये इंडिया तो बहुत दूर, हम अपनी बात की कर रहे हैं, अपने गांव की बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए ग्लोब थोड़ी उठा के लाएंगे। हम उसके लिए अपने गांव के बारे में ही पढ़ेंगे, एक छोटा सा मानचित्र होगा, उसके पढ़ेंगे कि क्या कैसे है। ठीक है, तो इसी तरह इंडिया के बारे में मान लीजिए आपको पढ़ना है, राज्य के बारे में, गाँव के बारे में, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे क्या कितने शहर हैं, तो इसके लिए हम मानचित्र का ही यूज़ करेंगे। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ये लाइन याद रखिएगा। मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया ये एक चित्र है। तो मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। भाई, हम गोला है, उसको पूरी तरह से हम उसे चपटा थोड़ी कर पाएंगे, चपटा पपटा नहीं कर पाएंगे। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। किसी की मतलब कैपिटल जानना हो, कहाँ पे किस राज्य का कितना सीमा है ये जानना हो, तो मानचित्र बहुत ज़रूरी है। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र एक साथ रख दिए जाते हैं तब एटलस बन जाता है, जिस एटलस से हम लोग पढ़ते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया। देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि भौतिक मानचित्र हमारा पहले देख लो। भौतिक मानचित्र में क्या है? ये पृथ्वी की प्राकृतिक, यहाँ से याद रखिएगा, यह पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। देखो, भौतिक मानचित्र याद रखिएगा, आपसे पूछेगा भौतिक मानचित्र क्या होता है? जिससे पर्वत, पठार, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाया जाता है उसे भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप भी बोलते हैं। भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। अगला आता है हमारा राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप। राज्य, नगर, शहर, गाँव, विश्व के विभिन्न देश और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। देखो, हम इसको नहीं भूलते पॉलिटिकल मैप को, लेकिन हम फिजिकल को भूल जाते हैं। भौतिक मानचित्र याद रखिए, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी और ये राजनीतिक समझ लीजिएगा, जिसमें नगर, राज्य, शहर तथा गाँव, विश्व के विभिन्न देश, राज्य, उनकी कैपिटल, सीमा, इस सबको दर्शाया जाता है, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब हमारा आता है थीमेटिक, इसको जो हम हर बार भूल जाते हैं। कुछ मानचित्र जिसमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि को हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को क्या बोलते हैं? थीमेटिक। क्या क्या दर्शाता है याद रखिएगा? सड़क का मानचित्र, वर्षा हो गया, वन, उद्योग, ये सब जो दर्शाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया गया है। और एक चीज आपसे और पूछता है, मानचित्र के कितने घटक है? तो मानचित्र के 3 घटक है। दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी, दिशा मानचित्र के 3 घटक है, याद रखिएगा। दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तीनों इसके घटक। दूरी के बारे में देख लीजिए क्या है। मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या होता है? एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग के छोटा कर कागज के पन्नों पर दर्शाता है। पूरी पृथ्वी को तो हम दर्शा नहीं पाते, तो हम मानचित्र के जरिए उसको एक कागज पे दर्शाते हैं। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब इतना ही, जैसे अब यहाँ से मान लो हमारा इलाहाबाद से हो गया बिहार, तो यहाँ पे अगर मान लो 50 किलोमीटर मान ले, एक तरह से 50 किलोमीटर या 250 किलोमीटर है, उतना ही लिखा जाएगा ना। जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, इसलिए मतलब आसान, मतलब एकदम ढंग से खींचा जाता है ताकि गलत वलत ना हो।
इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी, मान लो आपका स्कूल है ये और आपका ये घर है, स्कूल से घर, इसकी दूरी कितनी है 10 किलोमीटर है, जिसे हम मानचित्र पर 10 किलोमीटर तक मानचित्र थोड़ी ना लाइन खींचेंगे, तो हम उसको किससे व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम 2 सेंटीमीटर, लेकिन हम याद रखें 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र एक सेमी स्थल पर कितना होगा 5 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर पे 10 होगा। अगर इस प्रकार पैमाना भी किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों पर कागज, मतलब देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 मीटर को हम दर्शा देते हैं, जिसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। 500 किलोमीटर दर्शाते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब आप बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं, ये याद रखिएगा। दिशा क्या है, देखो पहले बात दिशा याद रखिएगा, हमारी ये दिशा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये क्या पूर्व हो गया, और ये हमारा क्या हो गया पश्चिम हो गया। इसके बीच की देखो यहाँ पे ये क्या होगा उत्तर पूर्व, याद रखिएगा उत्तर पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया दक्षिण पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, याद रखिए पश्चिम और दक्षिण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया उत्तर, ये क्या पश्चिम और उत्तर हो गया। तो इस तरह डायरेक्शन को जरूर से याद रखिएगा। ऊपर क्या है नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जैसे ये जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे उत्तर के नीचे दक्षिण, इधर साइड पूर्व, इधर पश्चिम होता है। चित्र में 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं, 4 हमारी मुख्य दिशाएं, याद रखिएगा 4 हमारी कितना है मुख्य दिशा दिया गया है। कौन कौन से हैं हमारे, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और ये सारे हमारे चार वो हैं। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, ठीक है। क्या कहे जाते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं इसको, क्या प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं, उत्तर पूर्व, जैसे ये उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, और उत्तर पश्चिम हो गया। इन बीच की वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति पता लगा सकते हैं। जैसे हम रीजनिंग करते हैं डायरेक्शन, तो ऐसे ही पता लगाते हैं ना। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाना। देखो विकास के घर से, ये छोड़ दो मैंने आपको समझा दिया है कहाँ से कैसे लगा। हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का हम पता लगाते हैं। इसे चुंबकीय सुई का दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। याद रखिए दिक सूचक की जो चुंबकीय सुई होती है उसका हमेशा डायरेक्शन कैसे होता है, नॉर्थ टू साउथ। याद रखिए ऐसे नॉर्थ, एक लाइन ऐसे खड़ी लाइन खींच लीजिए। प्रतीक क्या है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल पटरियां, ये सब जो मतलब चीज़ों को दिखाया जाता है। ऐसे नॉर्मल तो हम बता नहीं सकते क्या है, तो एक उसके लिए हम सिंबल सेट करते हैं ना। मान लो जैसे ये हो गया रेलवे की बड़ी लाइन को ऐसे दिखाना है, मीटर लाइन को ऐसे दिखाना है, और रेलवे स्टेशन को ऐसे दिखाना है, पक्की सड़क को ऐसे दिखाना है, कच्ची सड़क को इस तरह दिखाना है, अंतर्राष्ट्रीय को ऐसे दिखाना है, राज्य को ऐसे दिखाना है, और जिला को इस तरह। तो हम एक सिंबल ही तो उसके जरिए कर सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं ला के रख देंगे आपके सामने। इसलिए वे निश्चित अक्षर या छाया, रंगों तथा रेखाओं का उपयोग करके दिखाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की सीमा को नहीं जानते तो आप किसी भी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। आप इन्हीं चिन्हों की सहायता से मानचित्र के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के रूप में उपयोग में संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति, इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ भाषा, ठीक है, रूढ़ भाषा। प्रतीक या उसको क्या बोलते हैं, प्रतीक। कुछ रूढ़ जैसे 4.3 में भी हमने आपको बताया था। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसके उद्देश्य के लिए किया। उदाहरण के लिए देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए किया जाता है, क्योंकि पानी हमें आसमान से दिखाने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, नीले। भूरा रंग का प्रयोग पर्वत के लिए, देखो यही हम गलत हो जाते हैं। पीला रंग पठार और भूरा रंग हम पर्वत में, इसी में भूरा रंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पर्वत,
किसका, पर्वत का प्रयोग करते हैं। और पीला रंग हम किसके लिए करते हैं, पठार का। पीला से पठार हो गया, लेकिन ऐसे तो हम पी से अगर याद किए रहेंगे तो ऐसे पर्वत भी भूरा में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भूरा रंग पर्वत के लिए होता है, और पीला पठार के लिए होता है। हरा रंग मैदानों के दर्शाने के लिए होता है। सिर्फ हम इसी दोनों में क्वेश्चन होते हैं। 20 बार जो जुलाई में हुआ इसी में सब कंफ्यूज थे। पीला रंग किसके लिए होता है, मतलब कि पठार के लिए, और भूरा रंग पर्वत के लिए। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार आरेखन को बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका क्या होता है, एक छोटे, देखो खाका से भी क्वेश्चन आ चुका है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मतलब एक छोटा क्षेत्र है, उस पर खींचा गया मतलब पैमाना, बड़े पैमाने का चीज़। जैसे मान लो यहाँ पे किसी के बारे में हो गया, किसी राज्य के बारे में बड़ा, इसको हम क्या कहते हैं, इस रेखा चित्र को खाका कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम हिस्ट्री भी देखेंगे, इसके बाद आप हिस्ट्री को देखिएगा। अगर आपको नोट्स लेना होगा इंग्लिश या फिर हिंदी में, नोट्स की प्राइस 49 रुपीज़ है। अगर आप हिंदी में लेते हो, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लेते हो तो फिर आपको वही देना पड़ेगा, आपको 100 रुपीज़। अगर सिर्फ हिंदी में लेते हो तो आपको मिल जाएगा 49 में। उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारे कुछ मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।